पैकिंग एफिशिएंसी। लिखिए इसको, ये क्या होता है, लिखिए इसमें, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम occupied, it is the percentage of volume occupied by the atoms in a unit cell, by the atoms in a unit cell। और जो यूनिट सेल में परसेंटेज आएगा उस वही परसेंटेज आपका क्रिस्टल में आ जाएगा। तो और क्रिस्टल, और क्रिस्टल, it is the percentage of volume occupied by the atoms in a unit cell or crystal। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, सपोज कीजिए ये आपका कोई यूनिट सेल है और आप ये मानिए कि इसमें एटम्स आपने भर दिए, 30% तक एटम आपने खचाखच भर दिए, बाकी का 70% वैकेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, किसी यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना पार्ट आपके पास एटम्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी को मैं ईटा से बता दूं या कोई भी सिंबल दे दूं, तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स या एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने वाली बात नहीं है। अब एक एक करके हम निकालते हैं। जैसे अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी की एक यूनिट सेल में, हाँ ये याद रखना, एटम्स को हम स्फेरिकल मानते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर या वन एटम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस आर है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4 एटम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसका कर दीजिए ए क्यूब इंटू 100। बस अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व तभी हो जाएगा जब आर और ए का रिलेशनशिप पता हो। और आपको पता है कि एफसीसी में फेस के सेंटर से हम लेते हैं इस तरह से, ये अगर ए है, ये ए है, तो √2a इज इक्वल टू 4r निकलता है। तो चाहे तो आप a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए 4r/√2, या फिर r की वैल्यू रख दीजिए √2a/4 इस इक्वेशन में, और कुछ नहीं करना। और ये याद कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। तो लिखना पहले इसको, इतना लिखना। अरे कोई एक रखेगा ना, a की वैल्यू r में रख देगा तो r से r कट जाएगा, और r की a में रखेगा तो a कट जाएगा, खत्म। तेरा भी साबुन स्लो है ना, है ना। मैच अच्छी थी कुछ अच्छी। केमिस्ट्री का हो गया तुम्हारा, केपीएस वाला। अच्छा हम बताया था तुमने, ऑर्गेनिक आ रही थी तुम्हारे। पेपर में कैलकुलेट मत करना, याद करके जाना।
तो निकालते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब इसको कर दो 4r/√2 का क्यूब और लिख देना 74.8%। खत्म। सिमिलरली बीसीसी की निकालिए। नंबर ऑफ एटम 2, एक एटम ये हो गया। और बीसीसी में हम क्या लेते हैं रिलेशनशिप के लिए? बॉडी डायगोनल √3a तो नंबर ऑफ एटम हो गए 2। याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे निकालिए एससीसी का। साइड लेते हैं एससीसी में ये वाली। फिफ्टी 6.4% है ना, 52.5। हाँ, आइए इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। ठीक है, देखो ये वही बात है, यहां पर हम बात करते हैं एरर्स की। एक्चुअली अगर कोई क्रिस्टल बनता है तो वो क्रिस्टल जब बनता है तो बनते वक्त वो उतना आइडियली फॉर्म नहीं हो पाता जितना कि हमने पढ़ा है। तो वो अगर आइडियली फॉर्म नहीं होता है तो उसमें किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, उसमें किस तरह की क्या बोलते हैं एरर्स आते हैं, उनको हमें यहाँ पे डील करना है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन सारे कर दूंगा बट याद आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आप नोट्स पे आइए। कहता है इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल, एन आयनिक क्रिस्टल विच हैज द सेम यूनिट सेल containing the same lattice points throughout the whole crystal is known as ideal crystal। एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो आपने यूनिट सेल में पढ़ा है, सपोज करो आपने पढ़ा है यूनिट सेल में रॉक सॉल्ट टाइप पढ़ा है। रॉक सॉल्ट टाइप में आपने ये पढ़ा है कि क्लोरीन जो होगा कॉर्नर पर होगा, एफसीसी अरेंजमेंट शो करेगा, बट जो सोडियम होगा वो आपके पास वॉइड्स पर होगा, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल आपने पढ़ी हुई है। अगर NaCl के क्रिस्टल में सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल जारी रहता है, हर एक यूनिट सेल में यही अरेंजमेंट मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। लेकिन क्रिस्टल सारे आइडियल नहीं होते, तो उसमें जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं आपके पास इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल। तो कहता है सच आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। इसका यह मतलब हो गया कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं सारे के सारे आपके पास आइडियल नहीं होंगे। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ordered arrangement of the constituent particles in the crystal called imperfection or defects. The defect in the crystal arises when अभी डिफेक्ट आता क्यों है? When crystallization takes place at the fast or moderate rates। जब सॉलिड बनता है तो कितना जल्दी बन जाता है, कितना स्लो बनता है, उस पर भी डिपेंड करता है। Because the constituent particles does not get sufficient time to arrange in perfect order. These defects can be categorized as point defect और line defect। दो तरह का है, हमारे सिलेबस में point defect है। Point defect are the irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystal system। ठीक है, किसी एक एटम के आसपास होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। दो टाइप के हम पढ़ेंगे, स्टोइशियोमेट्री और नॉन स्टोइशियोमेट्री।
लाइन डिफेक्ट भी एक बार देख लेते हैं क्या। द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो, पूरी की पूरी रो में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम लाइन डिफेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। आइए बोर्ड पे आइए, लिखिए। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं दो टाइप के। एक पढ़ना है स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्रिक, और दूसरे पढ़ना है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइशियोमेट्री में हमारे पास दो टाइप के हैं। एक होगा इन आयनिक सॉलिड और दूसरा हमें पढ़ना है इन नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड में दो टाइप के आप पढ़ेंगे। स्कॉटकी डिफेक्ट जो इंपॉर्टेंट होगा, अभी स्पेलिंग देख लेना एक बार, स्कॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा हमें पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये पार्टीशन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पता रहे कहां पर क्या पढ़ रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉन आयनिक डिफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैकेंसीज डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इधर से नॉन स्टोइशियोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना। तो चलिए पहला लिखिए स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब सुनिए, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे डिफेक्ट जिनके आने पर किसी क्रिस्टल की स्टोइशियोमेट्री में कोई फर्क नहीं आता, उसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब मैं समझाता हूं। सपोज करो आपने ए के 10 एटम थे, बी के 20 एटम थे, फॉर्मूला हो गया हमारे पास AB2। अब किसी डिफेक्ट की वजह से ए के 8 एटम बचे और बी के 16 एटम बचे, और अब फॉर्मूला आएगा AB2। तो डिफेक्ट से पहले भी फॉर्मूला AB2 था, डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला AB2 है। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पढ़ के देखते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि इफ imperfection in the crystal are such that the ratio between cation and anion remains same, hence stoichiometry of substance do not disturb, then defect is called as stoichiometric defect. These defects are of the following types. तो अब इसमें पहला लिखिए इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। लिखिए इन नॉन आयनिक सॉलिड्स।
समझिए, सपोज करो ये आपका कोई क्रिस्टल है, इस तरह का। बनाइए जल्दी से, दो डायग्राम बनाना एक एक करके। और ये डिफेक्ट, ये क्रिस्टल आगे भी कंटिन्यू करता है ना, इतना ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से कैटायन चला जाए और यहां से एनायन चला जाए, बाहर निकल जाए क्रिस्टल के, तो यहां से ये भी मिसिंग हो जाए और ये भी मिसिंग हो जाए, तो एक कैटायन गया, एक एनायन गया, कोई फर्क नहीं आया स्टोइचियोमेट्री में। अगर पहले 10A थे और 10B थे, अब 9A हैं, 9B बचेंगे, स्टोइचियोमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं आया। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। हाँ, फर्क आएगा डेंसिटी में, क्योंकि एटम्स कम हो गए, तो इस तरह के डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कम हो जाती है। दैट्स ऑल। बना लीजिए इसको, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होगा देखिए, सपोज करो ये कोई क्रिस्टल है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर से कोई आयन इस इंटरस्टिशियल साइट में स्प्लिट कर जाता है, अंदर आ जाता है। मैंने माना B माइनस आ गया यहां पर, और बाहर से एक A प्लस भी अंदर आ जाता है। कहां पर आ गया, इस जगह पर, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए, पहले अगर A10 था, B10 था, अब A11 हो गया, B11 हो गया, रेशो अभी भी वही है। इसलिए हम कहेंगे स्टोइचियोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आयंस के आ जाने से इसकी डेंसिटी बढ़ गई। तो ये थे आपके पास स्टोइचियोमेट्री में नॉन आयनिक सॉलिड के दो डिफेक्ट। चलिए आगे लिखिए। सेकंड, इन आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड सेम है जो हमने अभी भी पढ़ा था, बट वो नॉन आयनिक सॉलिड में था, ये हमारे पास आयनिक सॉलिड में है। इसमें क्या होगा, ये A वाला यहां से मूव्स आउट कर जाएगा क्रिस्टल से, और B वाला भी मूव्स आउट कर जाएगा। ठीक है, तो इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आपके पास बाहर निकल गए, तो आपके पास न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड में स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, ट्रिक में ऐसे याद करता हूं कि स्कॉटकी डिफेक्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को के शॉट लगता है, तो दोनों बाहर, और दोनों बाहर चले गए तो डेंसिटी कम हो गई। सेम है जो आपने पढ़ा था पहले, आयनिक सॉलिड में पढ़ा था, है ना। सेम है, डिफेक्ट दोनों सेम है, बट यहां पर नाम दे दिया स्कॉटकी डिफेक्ट, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसके लिए है। क्या स्कॉटकी डिफेक्ट, कि क्रिस्टल में से कैटायन और एनायन बाहर चले जाएंगे, खत्म। इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट।
फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, सुनना इधर, इसमें क्या होता है, इसके किसी एक साइड से कैटायन निकल जाता है और कहां चला जाता है, इस इंटरस्टिशियल साइट्स में, और फिर इस इंटरस्टिशियल साइट में घूमता रहता है। अब देखो इस केस में इसकी डेंसिटी नो चेंज, क्योंकि वो अभी भी क्रिस्टल के अंदर है। क्लियर? स्टेशियोमेट्री में भी कोई चेंज नहीं है। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसकी ट्रिक ये हो जाती है मेरी तरफ से कि कैटायन फ्रैंकली इंटरस्टिशियल साइट में घूमता है, इंटरस्टिशियल साइट्स में घूमता है। तो फ्रैंकल से आपको ये बात याद आ जाएगी। शॉर्ट की में दोनों को शॉर्ट लगा बाहर, फ्रैंकल में वो फ्रैंकली घूमता है। अच्छा, इसमें एनायन और कैटायन दोनों हो सकता है ना? बनाते रहिए जल्दी जल्दी। आइए बोर्ड पे आइए। सपोज करो मैं क्रिस्टल बनाता हूं NaCl का, बनाते चलिए साथ साथ, बैठे मत रहिए। सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, बनाइए जल्दी। आइए सुनिए अब ध्यान से, बोर्ड पे आइए। जब इस NaCl के क्रिस्टल को मैं सोडियम की वेपर में हीट करता हूं तो इसके चारों तरफ सोडियम इकट्ठा हो जाता है सरफेस पर। कौन इकट्ठा हो रहा है? सोडियम। सोडियम का आयन नहीं, सोडियम। अब क्या होगा, इस सोडियम की वजह से यहां पर ये सोडियम अपने आप को आयनाइज करेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से ये क्लोराइड आयन यहां से निकल जाएगा। अब ये जो चीज बनी है इसको हम बोलते हैं F सेंटर। और ये इलेक्ट्रॉन इस F सेंटर में डिफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, अगर क्लोराइड आयन यहां से चला गया तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर स्विप कर जाता है और क्लोराइड आयन बाहर आ जाता है। इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं F सेंटर डिफेक्ट। लिख लीजिए इसको। तो क्या हुआ, क्लोराइड आयन बाहर चला गया जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो गई, और तो और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्रिस्टल कलरफुल हो जाएगा। तो दिस इम्पार्ट्स कलर टू द क्रिस्टल। लिखिए इसको, बनाइए अच्छे से। ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, इसमें क्या था कि हमारे पास NaCl का क्रिस्टल था। जब इस क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में गर्म करा तो सोडियम इसकी सरफेस पर कलेक्ट होने लग जाते हैं, और सोडियम रिएक्टिव होता है। तो जैसे वो Na+ और इलेक्ट्रॉन में तब्दील होता है तो यहां पे जो क्लोराइड आयन होगा, जहां पर भी होगा नेगेटिव आयन, वो इस क्रिस्टल से स्लिप होकर के बाहर आ जाता है।
अब जो जगह खाली बची है उस जगह को हम बोलते हैं एफ सेंटर, और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के अंदर स्लिप कर जाता है, ताकि इस क्रिस्टल में से जो नेगेटिव आयन कमी हो गई थी वो नेगेटिव आयन की कमी को ये पूर्ति कर पाए। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें फ्री कलर भी आ जाता है। क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर निकल गया है इसलिए सिस्टम की डेंसिटी कम हो जाती है। आइए सपोज कीजिए क्रिस्टल है A+B- का, ये देखिए अगर बाहर से मेटल एक्सेस करना है ना, आपका A+ और इसका इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में स्लिप कर जाता है। A+ आने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ स्लिप होगा। अब ये पूरा का पूरा आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसको, इस डिफेक्ट को हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। लिख लीजिए इसको, ये आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट बना लीजिए। पता ये क्या बोल रहा है, कि एग्जांपल बता रहा है आपको कि सपोज करो ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। इसको जब आप गर्म करते हो तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड है। तो इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, जब तक ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, गैस निकल जाती है O2, ठीक है, और एक एटम निकल गया। तो अगर यहां पे जिंक ऑक्सीजन जिंक ऑक्सीजन इस तरह से पूरा का पूरा क्रिस्टल है, जब आप इसको गर्म करते हो तो ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल जाता है। अब इसकी वजह से यहां पर Zn+ ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और अब ये Zn+ क्या करेगा, अपनी साइड को छोड़ करके यहां पर स्लिप कर जाएगा, या किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा, या कुछ के उसके आगे चला जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए भी स्लिप हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो वो उसने बता रखा है। ये होता है व्हाइट कलर का, और उसके बाद हो जाता है ये येलो कलर का। अगला लिखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनेगा आपका। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, समझिए ये कोई क्रिस्टल है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आप पढ़ रहे हैं कैटायन वैकेंसी, इस तरह से मान लीजिए ये कोई आपका क्रिस्टल है। अगर यहां से कैटायन वैकेंसी के लिए कैटायन को निकाल दिया जाए, Fe+2 चला गया, तो कैटायन वैकेंसी आ गया। अब बट दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि इसमें +2 चार्ज कम हो गया। ज्यादा नहीं रहे थे, अब सेम हो गया। कहां से सेम थे, 5 बनाया। अरे 5 मत गिन यार तू, प्लस माइनस प्लस, अरे यार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने माना ये Fe+2 निकल करके बाहर आ गया, तो
तो ये आ गया आपके पास कैटायन वैकेंसी। बट दिक्कत क्या हो गई क्रिस्टल में? क्रिस्टल में दिक्कत ये हो गई कि क्रिस्टल में +2 चार्ज कम हो गया। अब +2 चार्ज कम हो गया है, इसलिए अब इस क्रिस्टल में क्या होगा देखना। पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। अभी बाहर चला जाता है तो +2 चार्ज बाहर चला गया, हमें क्रिस्टल न्यूट्रल बनाना है, तो कोई भी दो आयरन के एटम अपना अपना एक चार्ज बढ़ा देंगे। ये देखिए, इसने बढ़ा दिया और इसने बढ़ा दिया। अब यह आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इसमें एटम बाहर चला गया, इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कैटायन वैकेंसी डिफेक्ट। Fe+2 चेंज हो गया Fe+3 में। और इसमें देखना कम हो रहे हैं तो ये स्टोइचियोमेट्री चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कि कैटायन कम हुआ तो एनायन भी कम हो गया, तो स्टोइचियोमेट्री सब में फर्क पड़ जाएगा। सो ये क्यों होता है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। चलिए अगला लिखिए। इसी में एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अगर बाहर से एक एनायन अंदर की तरफ स्लिप कर जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, B- तो यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए एक पॉजिटिव बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई भी एक एटम अपने आप को +2 कर देगा। ये हो गई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। बना लीजिए। देखिए, इन दिस केस द एक्स्ट्रा एनायन, in this case the extra anion may occupy interstitial position, the extra negative charge is balanced by extra charges, on adjacent metal ion, तो ये हो गया आपके पास डिफेक्ट कंप्लीट। अच्छा, एक और ये पढ़ लेना, नीचे की तरफ लिखा हुआ है इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स आर अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस साइट। अब कोई नया ही आ गया, ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, कोई नया ही आ गया। इन द प्लेस ऑफ द होस्ट एटम, और इट इज प्रेजेंट at the vacant interstitial site. In case of ionic solid, the impurities are introduced by adding impurity of ions. If the impure ions are in different valence state from that of the host, the vacancies are created. If molten NaCl containing a little impurity of strontium chloride is allowed to cool, the vacancies of sodium plus ions are created and these are occupied by strontium ion। ये देखिए, लास्ट लाइन में पढ़िए कि NaCl को में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होती है। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो सोडियम प्लस आयन लेटिस छोड़ के चला जाता है। अब जो वो जहां से गया है वहां पर कोई नया आयन आ रहा है, फॉरेन एटम आ रहा है, दैट इज स्ट्रोंशियम आ गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। पढ़ के देखिए एक बार।